शुभ समाचार में सबसे पहले बात महाकुंभ की, जिसके लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार हो रही है। कल इसी संगम नगरी से प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार होगा। संगम की रेती पर अस्थायी तौर पर बसने वाले महाकुंभ नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वो लोगों को कुंभ नगरी आने का न्योता देंगे, संतों से बात करेंगे। पीएम मोदी के साथ संवाद के लिए हर अखाड़े से 2-2 संतों को चुना गया है। अखाड़ों के अलावा आचार्यवाड़ा, दंडीवाड़ा और खाक चौक के भी संत इसमें पीएम से मीटिंग में शामिल होंगे। पीएम के स्वागत की तैयारियों को लेकर प्रयागराज प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन 3 तस्वीरें में आप साफ देख सकते हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सबसे पहले आध्यात्मिक मेले के किस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तमाम तैयारियां लगातार जारी हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी। हालांकि औपचारिक शुभारंभ कल हो जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में होंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं। साथ में हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। प्रयागराज में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की दिव्य तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से महाकुंभ को लेकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज का दौरा करने पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर यहां पूरी चौकसी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर यानी कल शुक्रवार को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में औपचारिक शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 घंटे करीब इस संगम में रहेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। डॉग स्क्वाड है, वो जांच कर रहा है, पुलिस की टीम है और यहाँ पर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री आकर के इसकी औपचारिक शुरुआत भी कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी करीब 3 घंटे कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से बमरौली हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए संगम के दूसरी तरफ अरेल घाट जाएंगे। इसके बाद निषाद राज क्रूज से वीआईपी घाट होते हुए संगम पहुंचेंगे, जहां उनका गंगा पूजन का कार्यक्रम है। यहां वो आरती करने के साथ ही साधु संतों से भी मिलेंगे। उनका अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में पूजा दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से दुनिया भर में पहचान भी मिलेगी और पूरे दुनिया को इस प्रयागराज कुंभ में आने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है कि हर देश के कोई अगर राष्ट्राध्यक्ष आना चाहें तो उनका भी स्वागत होगा और अगर कोई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं, उनके राजदूत गण आते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। प्रयागराज हर प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हर प्रकार से तैयार है। प्रयागराज के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े पंडाल में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां उन्हें सुनने 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पंडाल के अंदर करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ क्षेत्र से पीएम मोदी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था की अवधपुरी की भव्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर में बचे हुए काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। दरवाजों से लेकर शिखर तक में सोने की चमक दिखेगी, तो मंदिर के बीच आस्था का एक कुंड के दर्शन का भी अवसर लोगों को मिलेगा। श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र अयोध्या का राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।
हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर भाव विभोर होते हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद जाकर इस मंदिर का सपना साकार हुआ है। इसी साल 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद रामलला की दिव्य प्रतिमा के दर्शन हुए थे। इसके बाद भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी है। अब प्राण प्रतिष्ठा का साल भर पूरा होने को आ रहा है, तो निर्माण कार्य तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही मंदिर की भव्यता भी बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ दरवाजों पर काम चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी की जा रही है, जिसमें देवी देवताओं समेत अलग अलग आकृतियाँ उकेरी जा रही हैं। मंदिर के भूतल समेत तीनों तलों पर ऐसे 50 दरवाजे देखने को मिलेंगे। विशेष बात ये है कि भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे, जबकि और सभी तल के दरवाजे टीक वुड से बने होंगे। भूतल के दरवाजों के साथ ही राम मंदिर का मुख्य शिखर पूरा स्वर्ण जड़ित होगा, जबकि दूसरे मंदिरों के शिखर के शीर्ष बिंदु पर ही स्वर्ण का काम होगा। 50 दरवाजे अलग अलग मंदिरों को मिला करके लगेंगे। जो स्वर्ण का काम है वह केवल भूतल पर ही होगा, बाकी स्वर्ण का काम शिखर पे होगा और अन्य जो मंडप हैं जिनके शिखर हैं उनके ऊपर शीर्षस्थ एक तरीके से आप समझें कि एक आस्था का एक यंत्र वहाँ रखा जाता है। उसको जब हम रखेंगे तो वहाँ पर वो गोल्डन प्लेट किया जाएगा। बाकी सभी दरवाजे जो हैं वो टीक वुड के ही होंगे। मंदिर की दिव्यता को एक कुंड भी बढ़ाने का काम करेगा। मुख्य मंदिर और इसके चारों तरफ बनने वाले 7 मंदिरों के बीच एक कुंड होगा। कुंड यूँ समझें आप कि पुष्करणी है, तो वो जो 7 मंदिर हैं उसके चारों ओर यानी बीच में पुष्करणी होगी और 7 मंदिर उसके दिशाओं में होंगे। चारों दिशाओं में 7 मंदिर दिखलाई देंगे। पुष्करणी तो एक प्रकार से आप समझें कि जल का संसाधन वहाँ कैसे होगा और वहाँ पर लोग अपनी आस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकेंगे, पालन कर सकेंगे, यह ध्यान में रख करके उसको किया जाएगा। मंदिरों के बीच में बनने वाले कुंड में सरयू समेत देश की मुख्य नदियों का जल होगा। ये कुंड राम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र होगा। अयोध्या से बलबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या से आपको लेकर चलते हैं सीधे पहाड़ों पर, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। रुई के फाहे जैसी बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की रंगत ही बदल दी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि कहीं फसलों पर बर्फ है तो कहीं घर के जो छत है वो बर्फ से लदी हुई है। श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित बांदीपुरा में तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया है। ये दिसंबर का दूसरा हफ्ता है और वहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिछ चुकी है। मौसम ऐसा हो गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि सैलानियों और व्यापारियों के लिए ये लम्हा खुशियां मनाने का है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में दिलकश मौसम में आंखों को सुकून देने वाला ये खुशनुमा नजारा जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का है। ताजा बर्फबारी से ये पूरा इलाका हिमनगरी में तब्दील हो गया। देखकर ऐसा लगा जैसे कुदरत ने अपने हाथों से इस पूरे इलाके को सफेद चादर उड़ा दी हो और शायद इसी खूबसूरती की वजह से कश्मीर को धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। बांदीपुरा में हो रही बर्फबारी से सड़कें और गली मोहल्लों तक के रास्ते दिखने बंद हो गए। मकानों और गाड़ियों की छत पर भी सफेदी छाई दिखी, लेकिन बच्चों की मस्ती जारी है।
बर्फबारी के बीच बर्फ से ढके मैदान पर कुछ बच्चे कबड्डी खेलते नजर आए। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का सोनमर्ग भी गुलजार है। यहाँ रात के वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हुई। इसके बाद सड़कें और गाड़ियों समेत पूरा इलाका बर्फ के आगोश में सिमटा नजर आया। बर्फबारी से पारा तेजी से लुढ़का तो ठंडी हवाओं की स्पीड भी तेज हो गई। ठंडी बर्फीली हवाओं का असर हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक महसूस किया जा रहा है। लाहौल स्पीति में तो अब नदियों का पानी तक जमने लग गया। नदियों के बीच पत्थरों पर बर्फ जमने से कुदरत के बनाए सुंदर डिजाइन उभर आए हैं। हालांकि वहां रहने वाले लोगों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। हमारे दैनिक दिनचर्या में इसका फर्क तो पड़ता ही है कि घरों से हम थोड़ा सा लेट निकलते हैं और धूप के साथ साथ मूवमेंट होता है, और धूप के साथ साथ भी जब धूप जाती है तो घरों की तरफ फिर निकल जाते हैं। सुबह और शाम का जो टेम्परेचर है वो -14 या 15 के बीच में रह रहा है। हालांकि दिन को धूप खिलती है तो थोड़ा सा जो पेयजल के जो हमारे स्रोत हैं, जो पाइपलाइंस हैं, वो थोड़े से ठीक होते हैं, तो दिन को पानी की समस्या रहती है। लेकिन सुबह और शाम जो पीने की पानी जो है उसकी दिक्कत है, क्योंकि सब कुछ जम रहा है इस टाइम माइनस टेम्परेचर में। पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर मैदानों तक पर पड़ रहा है। लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्रीनगर, जहां सड़कों से लेकर घरों तक बर्फ का साम्राज्य है। और इस खूबसूरत नजारे के बीच हमारे संवाददाता अशरफ वानी मौजूद हैं। देखिए श्रीनगर से अशरफ वानी की खास रिपोर्ट। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह से बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, जो पहले ही कश्मीर में 0 से नीचे चल रहा था। श्रीनगर में अगर बीती रात की बात करें तो 0 से 3 डिग्री नीचे तापमान लुढ़का, जबकि इस वक्त जबकि सुबह का समय है तापमान -2 के आसपास है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में फिलहाल कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, और अब पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों की बारी है जहां पर बर्फबारी होगी। अगर हम कश्मीर के पहाड़ी और पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहां पर तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे और -5 से -9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस ठिठुरती ठंड से अब पानी के साधन जो है वो जमने लगे हैं और लोगों को पीने के पानी की कमी महसूस हो रही है। साथ ही साथ बिजली की कटौती बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन का कहना है कि नदी नालों में पानी का स्तर गिरने से अब जो पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन है, उसमें भी गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ खपत जो है बिजली की ठंड के कारण बढ़ रही है, इसलिए ये जो पावर कट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा पूरे कश्मीर में और श्रीनगर में भी बढ़ने लगे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 21 दिसंबर से कश्मीर में सबसे ठंडा मौसम 1 महीने का चले कलां शुरू हो रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। बर्फ ही बर्फ हर जगह दिख रही है। वहीं श्रीनगर में अभी बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन लगातार पारा माइनस के नीचे गोता लगा रहा है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। शोपियां में तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है और रास्ते जो हैं उन पर भी बर्फ जम गई है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने मानो श्वेत श्रृंगार कर दिया हो। और ये तस्वीरें सीधे श्रीनगर से आप देख रहे हैं कि किस तरह से पारा जो है वो माइनस में जा चुका है। पहाड़ों से लेकर जमीन तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। देखिए अब आपको सोनमर्ग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की परत बिछ गई है। इमारतों के इर्द गिर्द भी बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिर रहे सफेद बर्फ के फाहे बर्फीले मौसम का सबूत दे रहे हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने के काम भी लगातार जारी है, जिससे पर्यटकों और आने जाने वाले लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो।
और अब ये तस्वीरें जो जोजिला पास की हैं, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर में इतनी बर्फ पड़ रही है कि भारी बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद हो गया है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर है, जिससे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए फिलहाल कुछ समय के लिए हाईवे बंद किया गया है। बड़ी मशीनों की मदद से हाईवे से बर्फ हटाई जाएगी और उसके बाद हाईवे पर आवाजाही शुरू होगी। अब आपको कश्मीर घाटी के बारामूला से आइए खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। बारामूला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ के बीच एक गुजरती यात्री ट्रेन बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। चारों ओर बर्फ है और इस बर्फबारी के बीच ट्रेन बेहद अच्छी दिख रही है। और चलिए अब आपको बांदीपुरा की बर्फबारी दिखाते हैं। बांदीपुरा का नजारा ऐसा है मानो आप लंदन की बर्फबारी देख रहे हो। हर तरफ घर से लेकर गाड़ी तक केवल बर्फ ही बर्फ और बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों को आकर्षित करता है और लोग दूर दराज से इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंच भी रहे हैं। बर्फबारी पहाड़ों के लिए सुनहरा मौका लेकर आता है। बर्फबारी से पहाड़ों की रंगत बदलती है तो देश के कोने कोने से बर्फबारी देखने के शौकीन लोग पहाड़ का रुख करना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में सैलानियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। हमने अभी मनाली, मॉल रोड और सोलांग वैली गए थे। यहाँ बहुत अच्छा लगा। ठंडी बहुत है यहाँ, लेकिन मजा बहुत आया। बहुत अच्छा है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत मस्त है। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई थी, अभी अभी स्टार्ट हो रही है। और हमें सोलांग वैली में बहुत मजा आया। वहाँ पे अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है। यहाँ पहाड़ियों में बहुत अच्छी स्नो गिरी है। बहुत देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ का वेदर और व्यू जो है वो बहुत औसम है। खासकर हम लोग जहाँ से आए वहाँ काफी गर्मी थी फिलहाल, तो हमें स्नोफॉल देखने की सबसे ज्यादा चाहत तो मेरी स्नोफॉल देखने की थी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आए हम लोग और हमें इतनी अच्छी स्नोफॉल देखने को मिली। और अब बात करते हैं दिल्ली की सर्दी की। राजधानी में नवंबर के महीने में भले ही सर्दी कम पड़ी हो, लेकिन दिसंबर आते आते ठंड का सितम शुरू हो गया है। दिल्ली में बुधवार को ठंड का 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिसंबर की शुरुआत में न्यूनतम तापमान 14 सालों में पहली बार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। बुधवार का दिन दिल्ली में इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह की शीतलहर की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस प्रचंड ठंड में लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं रैन बसेरों में ठंड से बचने के तमाम इंतजाम कर रहे हैं। यही नहीं, जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए उनके बाड़ों में हीटर्स का इंतजाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए जो बेघर हैं। अभी मैं आपको अपने पीछे जो तस्वीरें दिखा रहा हूं वो दिल्ली के एम्स की हैं, जहां अब मेरे पीछे जो लोग लेटे हुए हैं वो लोग हैं, ज्यादातर उन पेशेंट्स के रिश्तेदार हैं जिनको दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता और आखिरकार उनको कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सर्दी इतनी है, 1 बजे का समय हो गया है, 8 डिग्री के आसपास तापमान है। इतनी सर्दी में इतने पतले कंबलों के सहारे ये लोग अपनी रात निकालते हैं। मैदानी इलाकों में जो लोग हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। समय 2 बज गए हैं रात के और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हूं, जहां की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग किसी ना किसी तरीके कुछ ना कुछ जलाकर जो अलाव के सहारे है अपनी रात का गुसर बसर करेंगे। तो सर, बड़ी सर्दी है इस समय, आपने अपनी जो पटरी है उसके बाहर लोगों को गर्म रखने के लिए जो ग्राहक हैं, राहगीर हैं, उनके लिए आग जला रखी है, अलाव जला रखा है। कैसे सर्दियों में अपना गुजारा करेंगे आप, कैसे कर रहे हैं? सर अब क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। आप आग का सहारा नहीं लेंगे तो फिर कैसे यहाँ पे गुजारा करेंगे? तो कैसे सर्दी निकालेंगे अपनी इतनी? इसी आग से निकालेंगे सर, और क्या करें। जी आग ना हो तो हम लोग तो सब बनाए तो डर जाए। अब पूरी रात हो गई है आग के सारे बैठे बैठे, अब ये आग ना हो तो फिर सर्दी कटेगी कैसे, ऐसे ही कटेगी। इस समय रात के
3 बज गए हैं और अभी जो तापमान है तकरीबन 7 से 8 डिग्री के आसपास है। रात को जो लोग हैं अलाव के सहारे, मोटे कपड़े और कंबलों के सहारे अपनी रात गुजार रहे हैं। कैमरामैन मृदुल मोहन सचदेवा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। तो इस सीजन की सबसे ठंडी रात मंगलवार को दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में तापमान 3.1 डिग्री गिरा है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पालम में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आयानगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राजधानी में 1996 के बाद इतनी जल्दी शीतलहर का आगाज हुआ है। 11 दिसंबर को राजधानी में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह और शीतलहर रही। दिल्ली के तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट रही है, जिसकी वजह से मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। 12 यानी आज और कल 13 दिसंबर को येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हमारी सहयोगी मनीषा ने बात की है मौसम विभाग के निदेशक नरेश कुमार से। सुनिए जरा। बारिश का सबको इंतजार था क्योंकि सीजन की पहली बारिश है, तापमान में भी थोड़ी गिरावट है, तो यूं कहे अब जो ठंड का इंतजार लोगों को है वो अब आ ही गई। हाँ, हम कह सकते हैं। अगर मैं ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से समझाना चाहूंगा, अभी भी आप देख रहे हैं कि जहाँ एक क्लाउड्स आपको दिख रहा है हिमालय रीजन में, JNK HP उत्तराखंड, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ही था। कल हिमालय में भी तीनों स्टेट्स में लाइट मॉडरेट स्नोफॉल रहा। उसके साथ पंजाब, हरियाणा में भी लाइट रेनफॉल रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, NCR में भी जैसे प्रेडिक्शन था लाइट रेनफॉल रहा। अब जैसे ही ये क्लाउड्स क्लियर होते हैं तो क्या होता है कि हवाएं हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके प्रभाव से क्या है कि जो टेम्परेचर्स में अब ग्रेजुअल गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी जो टेम्परेचर थे सामान्य थे, लेकिन अब उसमें और गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, इवन उत्तर प्रदेश, राजस्थान में यहाँ कोल्ड वेव कंडीशंस 1-2 दिन के बाद दिखाई देगी, जो आगे हो जाएगा। देखिए, इस प्रचंड ठंड में कर्तव्य पथ पर हमारे जवान अपने कर्तव्य को निभाने में जुटे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान 26 जनवरी की तैयारी में जुटे हैं और परेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने लिया ठंड में उनकी तैयारियों का जायजा। आप भी देखिए। मौसम कैसा भी हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, लेकिन कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी से पहले इसी तरीके से हर दिन सुबह 4 बजे से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ये तैयारी है 26 जनवरी की। आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के तमाम जवान और अधिकारों को कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये प्रैक्टिस की जा रही है 26 जनवरी से पहले। क्योंकि 26 जनवरी के दिन यही लोग जब कदम ताल मिला के चलेंगे तो उसके पहले कितनी मेहनत होती है, किस तरीके से तैयारी होती है यहाँ पर कर्तव्य पथ पर, वो साफ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कदम से ताल मिला करके इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हर दिन सुबह 4 बजे यहाँ पर कर्तव्य पथ पर आ जाते हैं और 8 बजे तक इसी तरीके से हर दिन ये लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये तैयारी 26 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। तो दिल्ली में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के बाड़े में हीटर लग चुके हैं। टाट से पक्षियों के पिंजरों को कवर कर दिया गया है ताकि उन्हें ठंडी हवा न लगे। कुछ जानवरों के बाड़े में घास बिछा दी गई है ताकि जमीन की ठंडक से उन्हें बचाया जा सके। साथ ही जानवरों की डाइट में भी काफी बदलाव किया गया है। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही विदेशी पक्षियों का आना भी शुरू हो गया है। हिमपात से बचने के लिए विदेश से हजारों मील का सफर तय करने के बाद प्रवासी पक्षी भारत की झीलों में अपना प्रवास बना रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां आप देख पाएंगे कि यूपी के बाराबंकी की किरकिच्ची झील में साइबेरियन पक्षियों की आवाजाही शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का कलरव लोगों का मन मोह रहा है।
इन विदेशी पक्षियों की नई प्रजातियां देखने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देश भर की झीलों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, रूस, जापान और तिब्बत समेत अन्य देशों में होने वाले हिमपात से बचने के लिए हजारों की संख्या में पक्षी मीलों का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। रियाद के आसमान में आतिशबाजी और फुटबॉल फैंस के चेहरे की खुशी बता रही है कि सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी बात है कि फुटबॉल के महाकुंभ को आयोजित करने का उसे मौका मिला है। बुधवार को फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने ये घोषणा की कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। इसलिए ये जश्न और ये उत्साह और ये खुशी देखने वाली है। जैसे ही फीफा ने घोषणा की, रियाद में फैंस ने आतिशबाजी और ड्रोन शो के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। 2 साल पहले यानी 2022 में ही फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था। एक बार फिर अब ये टूर्नामेंट किसी अरब देश में होने जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट के लिए गौरव की बात है। और क्रिसमस का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में देश दुनिया में क्रिसमस की खुमारी चढ़ने लगी है। चीन से लेकर अमेरिका तक क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी में बर्फबारी के बीच लोग क्रिसमस की शॉपिंग करते नजर आए। वहीं क्रिसमस से पहले मेक्सिको सिटी में फूलों का बाजार जोर पकड़ने लगा है। नाच गाना, मस्ती, शॉपिंग और खूब सारा फोटोशूट। अमेरिका के शिकागो में लोग कुछ इस तरह क्रिसमस सीजन को एंजॉय कर रहे हैं। इन दिनों शिकागो के सभी बाजार रंगीन रोशनी से नहाए हुए हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए इन बाजारों में काफी कुछ है। साथ ही क्रिसमस की शॉपिंग के लिए भी ये परफेक्ट जगह है। शिकागो की तरह न्यूयॉर्क रंगीन रोशनी से जगमग है। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम हैं। कहीं युवा स्कीइंग का मजा उठा रहे हैं तो छोटे बच्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजे डिजाइन आकर्षित कर रहे हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में जैसे ही लोग क्रिसमस की खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकले, कुदरत ने बर्फबारी से उनका स्वागत किया। रोशनी से नहाई शाम के साथ बर्फबारी के बीच माहौल खुशनुमा हो गया। इस मौसम में लोग अलग अलग जायकों का लुत्फ उठाते दिखे, जबकि कई लोग शॉपिंग करते नजर आए। अब जरा मेक्सिको सिटी के इस फ्लावर गार्डन को देखिए। फूलों की ये सुंदर बगिया क्रिसमस के लिए तैयार की गई है। लोग इन फूलों से अपने घरों को सजाते हैं। साथ ही इन फूलों से तैयार गुलदस्ता देकर क्रिसमस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। मैक्सिको सिटी में सड़क के बीच बने डिवाइडर भी इन्हीं सुर्ख फूलों से सजाए गए हैं। क्रिसमस का त्योहार अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश दुनिया में लोगों का उत्साह और उमंग भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस की सजावट देखनी हो तो पेरू चलिए। पेरुवियन शहर टेक्ना में क्रिसमस के मौके पर जश्न शुरू हो चुका है। सेंटा क्लॉज के कपड़ों में हवा में स्काई डाइविंग करते ये यहाँ के मेयर हैं, जो क्रिसमस पर लोगों को सेंटा बनकर लुभा रहे हैं। लोग आसमान में अपने मेयर को सेंटा बने देख उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही नहीं, क्रिसमस की सजावट भी यहाँ के लोगों का मन मोह रही है। चलिए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश की पहली एआई मॉम काव्या मेहरा से। कहने को काव्या एक वर्चुअल कैरेक्टर हैं जिसे इंसान ने तकनीक की मदद से तैयार किया है, लेकिन एआई मॉम काव्या सोशल मीडिया पर कमाल के टिप्स देती हैं, खूब वायरल हैं। देखिए। I don't know who needs to hear this. Maybe it's just me, or maybe it's all of us. ये तस्वीरें किसी हीरोइन की नहीं। Tough job. And while we all know it, I don't think we hear it enough. ये किसी मॉडल की भी पिक्चर नहीं है। So here I am, काव्या मेहरा।
न ही ये तस्वीरें किसी आम लेडी की हैं, जिसका जिक्र किसी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो। Not sure how this will pan out, but I guess like all things, we'll figure it out along the way. हकीकत में ये तस्वीरें किसी ऐसी महिला की भी नहीं जो असलियत में इस धरती के किसी कोने में मौजूद हो। ये तस्वीरें काव्या मेहरा की हैं। काव्या मेहरा सपनों की दुनिया की वो शख्सियत हैं जिनसे कोई भी महिला बातें कर सकती है, अपनी कहानी सुना सकती है और समस्याओं के समाधान के लिए राय विचार हासिल कर सकती है। I'm truly overwhelmed by your support. And while some may think my life seems too perfect to be true, being a mom seems the toughest job on earth. So I hear you and I understand when we share the perfect part of our life. लेकिन केवल कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए वर्चुअल तरीके से इनसे रूबरू हुआ जा सकता है। वास्तविक जिंदगी में इनसे आमने सामने बातें करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि काव्या मेहरा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पैदाइश है और इसी तकनीक के आधार पर काम करती हैं। Just like anyone else. It's never about perfection. Instead, it's about working hard to create a life that resonates with you. So whether it's motherhood in sweatpants or skinny jeans, do it unapologetically. लेकिन ये किसी भी हाई प्रोफाइल लेडी कंसल्टेंट से कम नहीं है और इसके लिए इन्हें खास ट्रेनिंग रियल लाइफ की मॉम्स ने दी है। किस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, इसका अंदाजा आप मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के साथ काव्या की बातचीत से लगा सकते हैं, जो खुद 3 बच्चों की मां हैं। देखो काव्या, आई नो दैट यू आर AI, बट यू आर अ मॉम नाउ एंड इंडियन मॉम का मतलब है फुल ऑन बॉलीवुड फ्लेयर, फुल इमोशन, ओवर एक्टिंग नहीं। लेट्स सी। Oh God, this is going to be tough, even for an AI mom. देखो काव्या, अगर तुम्हें किसी को डांट लगानी है, even you have to scold somebody, you have to add that Bollywood sass, that drama. Look at me. If you have to say, "Hi, ये तूने क्या कर दिया?" Not like that. नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस में साफ साफ देखा जा सकता है कि काव्या क्या क्या कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पर काव्या के 300 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके साथ वो मातृत्व के बारे में अपना विचार साझा करती हैं। दुनिया की पहली AI मॉम इन्फ्लुएंसर काव्या का किरदार उन महिलाओं के लिए मददगार है जो नई माँ बनी है या माँ बनने वाली है या फिर पारिवारिक जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रही हैं। तो काव्या नई नवेली माओं की चाइल्ड केयर में मदद कर सकती हैं, या जिन महिलाओं को अपने बच्चों को संभालने और उनकी देखरेख में कहीं किसी तरह की परेशानी हो रही हो। इतना ही नहीं, काव्या युवा महिलाओं को पर्सनल जीवन की दिक्कतों पर सलाह मशवरा भी दे सकती हैं। वो पेंटिंग करना भी सिखा सकती हैं और अपनी सलाह देकर खाना बनाने में भी मदद कर सकती हैं और साथ ही खूबसूरत दिखने के गुर भी बता सकती हैं। AI के जरिए काव्या का किरदार इसी रूप में गढ़ा गया है ताकि वो महिलाओं के लिए सलाहकार और सखी सहेली का रोल निभा पाए और उन्हें भावनात्मक संबल दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।